सुबह होते ही मनीष नुपुर के पास जाकर, नुपुर नाराज हो मुझसे। लेकिन नुपुर के कान के दरवाजे तो बंद हो चुके थे। मनीष ने 2-3 बार उसे पुकारा, लेकिन नुपुर अपने नित्य क्रम से काम को करने में लगी हुई थी। 2 दिन हो गए मनीष को आए, लेकिन नुपुर ने उससे एक भी बात नहीं की, ना उससे कुछ पूछा। मनीष जानता था कि नुपुर अभी भी गुस्से में है, इसीलिए उसकी सुन नहीं रही है। गुस्सा जब ठंडा होगा तो नुपुर को उसके पास ही आना होगा। वैसे भी नुपुर एक घरेलू महिला है जो सोच तो सकती है, लेकिन कोई फैसला कर नहीं कर सकती। इसमें और काजल में ज़मीन आसमान का अंतर है। 2 दिन के बाद मनीष तो चला गया, लेकिन ऑफिस में पहुंचकर आज उसे वहां का माहौल कुछ बिगड़ा नजर आया। सबकी नज़र उसे बड़ी टेढ़ी दिख रही थी। मनीष भी सबको नज़र को घूरने लगा, लेकिन उस बात से ज़्यादा उसका ध्यान काजल के केबिन की तरफ था। रोज की तरह वो ठीक आज भी वहीं थी, लेकिन कुछ अलग उसमें दिख रहा था। मनीष ने काजल के केबिन में जाने का सोचा। एक अच्छा सा मौका देखकर चला भी गया। मनीष अपने पति होने का हक दिखाते हुए, काजल ये क्या, तुमने सिंदूर नहीं लगाया? और जो हाथों में तुम्हारा शाखा पोला पहना था उसे भी खोल दिया, जानती हो इसका मतलब? काजल गुस्से से, मेरी केबिन से बाहर निकलो तुम। मनीष बेशर्मी दिखाते हुए, निकलो मतलब? मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। तुम्हें इस रूप में देख सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में? काजल, क्या सोचेंगे? जिसने भी मुझसे पूछा मैंने सबको बता दिया तुम्हारी असलियत। तुम एक धोखेबाज हो। अब मनीष को समझ आया कि उसे क्यों ऑफिस में सब ऐसे घूर रहे थे। मनीष, कुछ समय देती काजल, इतनी जल्दी फैसला कैसे कर लिया तुमने? तुम्हारा पति अभी जिंदा है, तुमने ये सिंदूर कैसे मिटा दिया? काजल गुस्से से लाल होते हुए, मनीष, तुम्हारे होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अनजाने में ही एक औरत के सिंदूर और उसके भरोसे को छीना है। मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, नफरत के सिवा। मर चुके हो तुम मेरे लिए। काजल के इतने बोलने की देर थी कि मनीष ने उसे थप्पड़ मार अपना हाथ तोड़ दिया। थप्पड़ की गूंज से ऑफिस के कई स्टाफ वहां चले आए। सब काजल को संभाल रहे थे, तभी काजल ने भी उसे सबके सामने थप्पड़ मार दिया। सब सबके सामने यह भी कह दिया कि उस पर धोखाधड़ी का केस भी देगी। मनीष ये देख वहां से अपने तेज कदमों से बाहर निकल गया। इधर पापा के जाते ही रात को जब सब सोने चले गए तो शुभम अपनी बेचैनी के साथ नुपुर के पास जाता है। नुपुर भी कमरे की लाइट को ऑफ कर आंख बंद कर सोने की कोशिश करती है, लेकिन शुभम जानता है कि उसकी माँ की आंखों बंद तो है, लेकिन उसमें नींद नहीं है। शुभम, माँ। आवाज़ सुनकर नुपुर, शुभम तुम इतनी रात को, सब ठीक तो है ना? शुभम, वही तो जानने आया हूँ कि सब ठीक है कि नहीं। नुपुर जानती थी कि शुभम क्या पूछने वाला है, इसलिए बहाना बनाते हुए, शुभम जाकर सो जा, रात हो चुकी है। शुभम, माँ मैं जानता हूँ तुम ना सो पाओगी और ना मैं। उससे अच्छा है कि बात कर लेते हैं। माँ देखो, हमें जब भी कोई सवाल परेशान करती है तो हम तुम्हारे पास ही आते हैं, फिर उस समस्या का हल ढूंढते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो किसी बात से, लेकिन वही बात मुझे जानना है अब। शुभम के इतना बोलते ही नुपुर खुद को अब संभाल नहीं पा रही थी। आंखों से पानी झरझर बहने लगे, होठ कांपने लगे। बोलना तो चाह रही थी, लेकिन जुबान अब साथ नहीं दे रहे थे। अपने हाथों से एक बार आंसू पोंछती तो जुबान तेरे पापा पर ही अटक जाते। शुभम, हाँ माँ बताओ ना, पापा क्या? ये कहते हुए शुभम की आंखें बस अपनी माँ की जुबान पर अटकी थी। तो कभी उसे रोता हुआ देख रहा था। शुभम इतना तो समझ गया था कि बात बहुत बड़ी है और पापा से ही रिलेटेड है। अब उसके मन में भी पापा के लिए कई प्रश्न घूमने लगे कि पापा ने आखिर किया क्या है जिससे माँ की हालत ऐसी हो गई है। कुछ देर में शुभम को पकड़कर नुपुर, शुभम तेरे पापा ने हम सबको धोखा दिया है। और जो भी नुपुर ने उस दिन देखा था सब शुभम के सामने बोल दिया। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पापा ऐसे भी कर सकते हैं। नुपुर उससे बोलती हुई कितनी सिसकियां भर रही थी, लेकिन शुभम कुछ देर तक तो बिल्कुल शांत पड़ गया था। अचानक एक प्रश्न अपनी माँ के सामने रखते हुए शुभम, माँ तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा फैसला क्या है? यह प्रश्न सुनकर नुपुर शुभम की तरफ देखती हुई, मैं समझी नहीं। शुभम, हाँ माँ तुम क्या चाहती हो? ऐसे रोकर पापा से बिना बात किए दिन काटना चाहती हो या कुछ सोच रखा है तुमने? शुभम के प्रश्न सुन नुपुर भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सच में वो क्या चाहती है। लेकिन आज शुभम की बातें सुन अपनी बात पर रखते हुए नुपुर, शुभम मैं अब तेरे पापा के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन तेरे दादाजी और दादी जी से भी एक गहरा रिश्ता है मेरा। उन्हें सच्चाई कैसे बताऊँ? उन्हें छोड़ जाना भी तो मुश्किल है। इन दोनों की बातें में कोई था जो कोई उनकी बातें सुन रहा था। अपने बेटे की धोखेबाजी और बहू का उसके प्रति प्यार और विश्वास सब उनकी आंखों के सामने था। नुपुर रोते हुए, शुभम मुझे तो कुछ नहीं आता जिससे मैं तुम सबकी जिम्मेदारी उठा सकूं। मैं क्या कर सकती हूँ तू ही बता।
शुभम के पास अभी उसका कोई जवाब नहीं था। कुछ बात कुछ फैसलों के साथ अधूरी रह गई दोनों के बीच। रोज की तरह नुपुर सुबह का अपने कामों में व्यस्त थे। अब नींद गायब थी तो शुभम की, क्योंकि वो अपनी माँ को उनके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की लड़ाई में उसका साथ देना चाहता था। लेकिन उसकी उम्र ही इतनी छोटी थी कि वो कुछ नहीं कर सकता था। काजल के रवैये को देखकर नुपुर का भरोसा जीतने की कोशिश करने के लिए मनीष फिर घर की तरफ आया। काजल ने एक झटके में ही अपनी ज़िंदगी से उसे ख़त्म कर दिया था। उसको नुपुर पर पूरा भरोसा था कि वो काजल की तरह नहीं है, बहुत सोच विचार कर फैसला लेगी। अब मेरे पास आने को छोड़, उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ ने तो उसकी थकान देख उसे अपनी आंचल से उसके पसीने पोंछने लगी। लेकिन उसके पिताजी को मनीष का आना पसंद नहीं आया, क्योंकि रात को उसके पिताजी ने ही अपनी बहू और पोते की बात सुन ली थी। मनीष की नज़र अब नुपुर के चेहरे पर थी। उसकी मांग अब भी सजी हुई थी, लाल सिंदूर से। यह देख मनीष के चेहरे ने एक अहंकार की हंसी साफ झलक रही थी। मनीष को देख शुभम और नुपुर दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। उनके मनोभाव को देखते हुए उसके सास ससुर मनीष से, यहाँ आज फिर अचानक आने की वजह जान सकता हूँ मनीष? मनीष ने झूठ का सहारा लेते हुए, बहुत दिन हो गए अपने परिवार से दूर रहा, अब कुछ समय आपके साथ बिताना चाहता हूँ पापा। लेकिन उसके पिताजी ने गुस्साई भरी नज़रों से नुपुर का साथ देते हुए। प्रश्न: नुपुर एक हाउसवाइफ है जिसे कुछ करने के पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है। इस उम्र में उसकी सिर्फ खुद की जिम्मेदारी नहीं है, बच्चों के साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों को भी उसके बारे में सोचना पड़ रहा है। क्या नुपुर मनीष को छोड़ पाएगी? कोई नई मंजिल उसे मिलेगी? इतना तो तय है कि नुपुर अब मनीष को दिल में जगह नहीं देगी। क्या उसे कुछ और समझौता करना पड़ेगा? आप अपने विचार समीक्षा में ज़रूर बताएं।